बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे पास है पावर इंडस्ट्री। अगर मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपके मुल्क में प्रोड्यूस होगी, सप्लाई की जाएगी, उतना ज्यादा ही आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और इसका इनवर्स इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर लेट सपोज आपके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वहां पे आपका जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू की दो लाइनों में तो ये सिंपल सी बात हो रही थी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली का मतलब ये होता है कि पहले के वक्तों में, अभी नहीं हो रहा, पहले के वक्तों में होता था कि जो पावर सेक्टर है वो कंसिस्ट करता था दो गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज। यूटिलिटीज वो कंपनीज होती है जो कि बेसिक नेसेसिटीज या बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। तो ये कंपनीज कहलाती है यूटिलिटी कंपनीज। सही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से दो कंपनीज थी, एक थी वापडा और एक थी के इलेक्ट्रिक, जिसको पहले के ई एस सी कहा जाता था। जो के इलेक्ट्रिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि कराची और उसके एडजेसेंट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। वापडा जो है वो सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस का मतलब होता है कंट्रोल। उसके पास आधा कंट्रोल था, आधा कंट्रोल नहीं था। तो आधा कंट्रोल किसके पास था? आधा कंट्रोल था गवर्नमेंट के पास। सही है। तो वापडा के पास सेमी ऑटोनॉमी थी। सेमी ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि आधा कंट्रोल उसके पास था। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने खुद से स्पेशली कंपनी बनाई थी। तो वापडा जो है गवर्नमेंट के हाथ की बनी हुई कंपनी है, तो आधा कंट्रोल वापडा को दिया, आधा कंट्रोल खुद से रख लिया। तो बता रहे हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो कंसिस्ट करता था दो गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज पे, वापडा और के इलेक्ट्रिक पे, जिसको पहले के ई एस सी कहते थे। के इलेक्ट्रिक का काम ये हुआ करता था कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता था कराची उसके एडजेसेंट एरिया में। वापडा जो है सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसको मैंडेट किया गया था कि वो रेगुलेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे पावर बाकी मुल्क में जितने भी रिमेनिंग एरियाज है कराची उसके एडजेसेंट एरियाज को छोड़ के, उन सब में वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी जो है रेगुलेट और डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। सही है। इसके अलावा जो वापडा के पास वाटर और हाइड्रो पावर सोर्सेज भी मौजूद थे कि जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि इकोनॉमिक बर्डन आया, इनएफिशिएंसीज आए सेक्टर में, और कस्टमर से जो है ना डिससेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गई। इसकी वजह से इस अरेंजमेंट को रिकंसिडर किया गया कि यहाँ पे कुछ चीजें की गई। सबसे पहली बात है कि के ई एस सी को प्राइवेटाइज कर दिया गया 2005 में, और 2012 में उसका नाम के इलेक्ट्रिक रख दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि वापडा के साथ ये हुआ कि उसको अनबंडल कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया इनटू वेरियस कंपनीज। कुछ कंपनीज का काम था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो उनका नाम रख दिया जनरेटिंग कंपनीज। कुछ कंपनी का नाम था, काम था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती थी, डिस्पैच करती थी, उसका नाम रख दिया एनटीडीसीज। और कुछ कंपनीज क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लोगों के घरों तक, ऑफिस तक पहुंचा देती थी। उनका नाम था डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सही है। फिर बता रहे हैं कि जो इसका पावर विंग था किसका, वापडा का, उसको रीडिफाइन कर दिया एज हाइडल पावर जनरेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यानी कि अब वो जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था वापडा, अब वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हर सोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ एक सोर्स से प्रोड्यूस करेगा, हाइडल पावर से, यानी कि पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी जनरेशन, उसके ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस का काम दे दिया गया किसको? वापडा को दे दिया गया। सही है। इस अनबंडलिंग के बाद वापडा का सिर्फ मैंडेट क्या है कि वो पानी और हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। सही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता दी कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है वो कंसिस्ट करता था, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर कंसिस्ट करता था दो यूटिलिटीज पे। ठीक है। पहला ये एमसीक्यू हो गया जिसका नाम है वापडा और के इलेक्ट्रिक, जिसको प्रीवियसली के ई एस सी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं ये सोचो तुम लोग। सही है। फिर जो के इलेक्ट्रिक का काम हुआ करता था कराची के एडजेसेंट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इस पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है। देखो जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर वापडा जो है ना एक सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, जिसको मैंडेट किया गया था कि वो रेगुलेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे पावर मुल्क के बाकी एरियाज में, कराची और उसके एडजेसेंट एरियाज को छोड़ के। ठीक है। इसके अलावा वापडा को वाटर और हाइड्रो पावर सोर्सेज के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मैंडेट दिया गया था। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी कि इकोनॉमिक बर्डन आना शुरू हो गया, सेक्टर के अंदर इतनी इनएफिशिएंसीज आ रही थी और कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन अरेंजमेंट्स को चेंज किया। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया 2005 में, और फिर बाद में इसका नाम के इलेक्ट्रिक रख दिया गया। वापडा के साथ तो और बहुत सारे जुल्म हुए कि उसको अनबंडल कर दिया गया। बहुत सारी कंपनीज में, कुछ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी, कुछ कंपनीज जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट और डिस्पैच करती थी, और कुछ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो सर वापडा क्या कर रहा है? वापडा को कह दिया गया कि भाई आप जो पावर जनरेट करोगे, ऑपरेट करोगे, मेंटेन करोगे, वो सिर्फ आप हाइडल रिसोर्सेज के थ्रू करोगे, हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे। आई होप ये बातें सारी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते थे, इसलिए मैंने सबको मार्क किया है। कि ग्लॉसरी में से एमसीक्यू आ सकते हैं, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आगे आपको दिखेंगे। जैसे आपको दिखेगा वैल्यू चेन, आपको दिखेगा सप्लाई चेन। वैल्यू चेन आपके पास
वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है कि वो अपने कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को वैल्यूएबल कैसे बनाओगे? आप प्रोडक्ट को वैल्यूएबल ऐसे बनाओगे कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च होगी, आपकी जो है प्रोक्योरमेंट, आपका आपका प्रोडक्शन जो है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट उसको बेहतरीन तरीके से देख रहा होगा, आपके जो सप्लाई चेन का पूरा चैनल होगा उसको जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से देख रहा होगा। तो वैल्यू चेन का जो स्कोप है वो सप्लाई चेन से ज्यादा है। तो वैल्यू चेन इज ग्रेटर देन सप्लाई चेन, सही है। वैल्यू चेन में आपके पास जो है, वैल्यू चेन में आपके पास मार्केटिंग भी आ जाएगी, सही है, आपके पास जो है फाइनेंस भी आ जाएगा, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्शन भी आ जाएगा, आपके पास सप्लाई चेन भी आ जाएगा। जबकि सप्लाई चेन में आपके पास सप्लाई चेन होगा, आपके पास जो है प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो है प्रोक्योरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई चेन का जो स्कोप है कंपैरेटिवली कम है और वैल्यू चेन का जो स्कोप है वो ज्यादा है। सप्लाई चेन देख लो, सप्लाई चेन वो इंटायर प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट को बनाते हो और सेल करते हो, सही है। उसमें तमाम स्टेजेस आ जाते हैं सप्लाई के, मटेरियल के, सही है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के और सेल्स। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अपस्ट्रीम वो पार्ट होता है प्रोडक्शन का जिसमें आप वो मटेरियल इनपुट हासिल करते हो जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, यानी कि ये प्री प्रोडक्शन स्टेज है। सर डाउन स्ट्रीम क्या होता है? प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज डाउन स्ट्रीम होता है। तो अपस्ट्रीम क्या है? प्री प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सही है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन से पहले की चीजें हो रही होती है, यानी कि आप मटेरियल इनपुट हासिल कर रहे होते हो जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग क्या होगा? प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन किसका काम हो जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग का, सही है। मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स यू हैव अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, सही है। तो देखो अपस्ट्रीम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपस्ट्रीम तो अपनी जगह पे ही रहेगा कि जिसमें प्री प्रोडक्शन हो रही होती है। मिडिल स्ट्रीमिंग क्या होगा कि डाउन स्ट्रीमिंग का ऊपर का कुछ हिस्सा तोड़ लेगा। मिडिल स्ट्रीमिंग जो है डाउन स्ट्रीमिंग का कुछ हिस्सा तोड़ लेगा। देखो लेट सपोज अगर आपके पास डाउन स्ट्रीमिंग में 10 स्टेप्स थे, कितने स्टेप्स थे? 10 स्टेप्स थे। तो अगर आपने शुरू के 9 स्टेप्स तोड़ दिए और उसको अलग से किसी जगह रख दिया तो वो मिडिल स्ट्रीमिंग में चले जाएंगे। शुरू के 8 स्टेप भी तोड़ सकते थे, 7 भी तोड़ सकते थे, 6 भी तोड़ सकते थे, 5 4 3 2 1 स्टेप भी तोड़ सकते थे। तो जो अगर लेट सपोज आप वर्टिकली डाउन स्ट्रीमिंग को तोड़ोगे ना तो ऊपर का हिस्सा मिडिल स्ट्रीमिंग में चलेगा, नीचे का हिस्सा डाउन स्ट्रीमिंग में चले जाएगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर एग्जाम्पल देनी हो तो तुम्हारे पास ये लिखा है ना यहाँ पे एट अ ग्लांस, तो यहाँ पे लिखा है स्पॉटलाइट, तुम्हें नजर आ रहा होगा साइड में। अगर लेट सपोज ये पूरा डाउन स्ट्रीमिंग है, अब जब तुम इसको बीच में से तोड़ोगे तो जो एट अ ग्लांस वाला हिस्सा है मिडिल स्ट्रीमिंग में चले जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा स्पॉटलाइट का है वो डाउन स्ट्रीमिंग में चले जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है मिडिल स्ट्रीमिंग में चले जाता है। अगर लेट सपोज ये आपके पास जो है मिडिल डाउन स्ट्रीमिंग है तो इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप चाहो तो प्रोडक्शन को मिडिल स्ट्रीमिंग में भेज दो और डिस्ट्रीब्यूशन को डाउन स्ट्रीमिंग में भेज दो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, आगे जाके और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन? वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ अपस्ट्रीमिंग, मिडिल स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग। तो इन तीनों को आप प्लस कर लोगे, इन तीनों को आप प्लस कर लोगे तो यूल गेट वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जिसमें एक ही कंपनी सब पूरी सप्लाई चेन को ओन कर रही होती है, इंटीग्रेट कर रही होती है और ऑपरेट कर रही होती है, यानी कि अप स्ट्रीमिंग भी परफॉर्म करती है, मिडिल स्ट्रीमिंग भी परफॉर्म करती है, डाउन स्ट्रीमिंग भी परफॉर्म करती है। अगर आपके पास मिडिल स्ट्रीमिंग नामी कोई चीज नहीं तो अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग वही देख रही होती है। यहाँ पे पावर सेक्टर में आपके पास एग्जांपल है के इलेक्ट्रिक खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, खुद ही ट्रांसमिट करता है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो आपके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर का इस्तेमाल कम हो और कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा हो वो कैपिटल इंटेंसिव है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो कैपिटल का इस्तेमाल कम हो तो वो कहलाएगी लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर का जो है ना सप्लाई चेन आपके पास मौजूद है, वैल्यू चेन आपके पास मौजूद है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अच्छा ये जो की ग्लॉसरी ना प्लीज ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधे सीधे एमसीक्यूज बनकर आ सकते तो इसको तो आप लोगों ने पूरा ही पढ़ लेना है। इसमें तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको ये पूरा पढ़ना है, आपको फायदा ही देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास ये तमाम चीजें भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए,
ठीक है, मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। देखो जनरेशन, ये पॉइंट ऑफ जनरेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे अपस्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ वैल्यू चेन इज कॉल्ड जनरेशन या जनरेटर्स। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और फ्यूल सोर्सेज है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एक आपके पास थर्मल टेक्नोलॉजी है जो कि आपके पास फ्यूल सोर्सेज यूज करती है, जैसे कि नेचुरल गैस, कोल, फर्नास ऑयल। और आपके पास रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है जो कि हाइड्रो, सोलर, विंड को यूज कर रही होती है। तो थर्मल टेक्नोलॉजी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करती है और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रही होती है। सिंपल है यार, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पावर अप किया जाता है, पावर डाउन किया जाता है। पावर अप करके उन फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहां पे रॉ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, खतरनाक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि उनके बड़े बड़े प्लांट्स को फ्यूल किया जाए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है, पावर डाउन किया जाता है, ताकि वो घरों, ऑफिस वगैरह के लिए सेव हो जाए। फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रिड स्टेशन से, वो लोगों के पीएमटी तक पहुंचती है, जिसको पोल माउंटेड कहते हैं। वो पोल माउंटेड तक पहुंचती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को मजीद रिड्यूस किया जाता है और घरों और ऑफिस के लिए वो सेव टू यूज हो जाती है। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। आइडियल सिनेरियो में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से निकली और जो बिल आया वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त में क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, गिर जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जाया हो जाती है। तो इस शॉर्टफॉल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। सिंपल है, आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होगी। फिर लिखा हुआ है कराची उसके एडजेसेंट एरियाज में है, वहां पे के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सही है। और के इलेक्ट्रिक अभी पावर सेक्टर में एक वाहिद कंपनी जो कि वर्टिकल इंटीग्रेशन रखती है, वही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है वो सम है, वो कॉम्बिनेशन है। उसमें बहुत सारी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, कुछ कुछ ट्रांसमिट करती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने अपने सेगमेंट में। सही है। फिर कह रहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ना ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा जो है गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज ये काम कर रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे वो मोनोपोली को तोड़े। सही है। कुछ प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते तो है, लेकिन ट्रांसमिशन का काम उनका होता नहीं है। तो ये आईपीपीज आपके पास पूछा जा सकता है। सही है। सेलिएंट फीचर्स है, कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिवनेस कहाँ होगी, सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिवनेस होगी पॉइंट ऑफ जनरेशन पे। खुद सोचो, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस हो रही है या जहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपके पास हैवी इक्विपमेंट्स कहां पे होंगे सर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहां पे आपके पास इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बल्कि वहां पे ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा होगा। सही है। फिर टैरिफ की बात हो रहा है, प्राइसिंग, कि सर इसकी जो प्राइसिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तय करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सही है। फिर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको प्रमोट करने के लिए टैरिफ में सब्सिडी यानी कि रिलीफ, सब्सिडी का मतलब होता है रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा होता है। सही है। फिर लिखा हुआ है कि फिक्स रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। कि देखो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कौन होते हैं, वो इनको लेंडर्स होते हैं या उनके जो ना शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जिनके लेंडर्स है, जिनके शेयर होल्डर्स है, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट आई है तो उनको कोई ना कोई रिटर्न तो देना है ना यार। तो वो रिटर्न टाइमली देते हैं, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब ना हो जाए इन्वेस्टर्स की नजर में। फिर गवर्नमेंट गारंटी, हुकूमत है पाकिस्तान गारंटी देती है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को कि जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बदले में जो भी पेमेंट ऑब्लिगेशन बनती है वो पावर जो यूटिलिटी है वो इनको कर देगी। गवर्नमेंट कहती है कि अभी नहीं करेगी लेकिन बाद में कर देगी, तो वो गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रही है। फ्री डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि पूरा सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से डोमिनेट हो रहा है। हाईली रेगुलेटेड, इसका एक एमसीक्यू आया था कि पावर सेक्टर जो है बहुत ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है, कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है नैपरा। नैपरा क्या कर रही होती है, इंश्योर कर रही होती है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, ट्रांसमिट होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल पावर कंपनी, अब यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। सही है। आई होप ये आप लोग रीड करके रख चुके होंगे। अगर ये रीड नहीं किया तो देखो, मैं बहुत स्लो, बहुत प्यार, बहुत आजिजी, बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ, ये जो कोर बिजनेस फंक्शंस है ना, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ये जो कोर बिजनेस फंक्शंस हैं, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप इनको रीड नहीं करोगे, आपने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखा था कि कितने सारे एमसीक्यूज बने थे। मैं आपको कुछ की एग्जांपल दे देता हूँ। सही है। इसमें आपके पास जो है एक सवाल आया था हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट का। ये पूछा गया कि जो आपके पास पावर सेक्टर होता है उसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, देखो, ऑपरेटिंग इन अ सेक्टर वेयर प्राइमरी प्रोडक्ट पॉजेस अ हैजर्ड टू लाइफ, HSE, health, safety and environment is of utmost importance. Companies are required to abide by safety requirements of various documents, including
नंबर 1 पावर सेफ्टी कोड, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन कोड, नंबर 3 पावर सेफ्टी मैनुअल एंड नंबर 4 अदर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। तो सवाल पूछा गया था कि पावर सेक्टर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पावर सेफ्टी कोड ए, डिस्ट्रीब्यूशन कोड बी, पावर सेफ्टी मैनुअल सी और ऑल ऑफ द अबव डी। तो हमने आंसर टिक किया था डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये आंसर सवाल पूछा गया था। तो अगर तुम लोगों ने इनको रीड नहीं किया ना तो स्ट्रेट स्ट्रेट मार्क्स लूज कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ और बुलेट पॉइंट से पूछे गए थे। कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है HSE डिपार्टमेंट की पावर सेक्टर के। कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू HSE। यहाँ पे इनको कंप्लायंस शो करनी है, जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है HSE से रिलेटेड उन्होंने कंप्लाई करना है, उन्होंने फॉलो करना है। तो इंश्योर HSE रिक्वायरमेंट आर एम्बेडेड इन रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज। इन्होंने इंश्योर करना है कि जो भी HSE की रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो जुड़ी हुई है रूटीन वर्क से और नॉन रूटीन एक्टिविटीज से, उन सबको इंश्योर करना है। यहाँ पे इन्होंने प्रिवेंट करना है इंजरीज को और इल हेल्थ को थ्रू प्रोएक्टिव सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इन्होंने जो भी इनका प्रोएक्टिव सिस्टम है ना रिस्क मैनेजमेंट को, उसको अप्लाई करते हुए इंजरीज को और हेल्थ इल हेल्थ किस्म की जो एक्टिविटीज होती है उनको इन्होंने प्रिवेंट करना है। फिर कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट बाय असेसमेंट टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। कह रहा है कि आपने कोशिश ये करनी है, कंजर्व करना है, बचाना है नेचुरल रिसोर्सेज को और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। कल मैंने आपको ऐसे वाले में बताया था, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि जब हम कार्बन बेस्ड एनर्जीज को बर्न करते हैं तो एनवायरमेंट में कार्बन रह जाता है। तो आपने कार्बन को कम जो है बर्न करना है ताकि कार्बन फुटप्रिंट जो है रिड्यूस होता चले जाए, उसके जो नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मिटिगेट हो जाए। सही है। देखा, एम्प्लॉय को ट्रेन और सुपरवाइज करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखानी है परफॉर्मेंस की बेसिस पे, प्लानिंग, मेजरमेंट और रेगुलर रिव्यूज की बेसिस पे। तो इस तरीके के आपके पास जो है MCQs आ सकते हैं, तो प्लीज इनको रीड कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो प्लीज इन सबको जरा गौर से देख लीजिएगा। की चैलेंजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई पावर सेक्टर कौन कौन से की चैलेंजेस फॉलो करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड नेटवर्क एंड देयर एफिशिएंट ऑपरेशंस। कि आपके पास मशीन्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, एफिशिएंट ऑपरेशन नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो आप पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बना नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा ये है कि जो आपके जो ऑपरेशन है वो रिलायबल नहीं है, सेफ नहीं है, तो ये की मसला है। तीसरा ये है कि आपकी जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्ट, वो उसमें इंटरप्शन आ रही होती है। जो आप कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई दे रहे होते हैं उसमें इंटरप्शंस बहुत ज्यादा होती है, बीच में गैप्स आ जाते हैं, पॉजेस आ जाते हैं, सही है, डिसकंटिन्यू हो जाती पावर सप्लाई। तीसरा चैलेंज, एक और चैलेंज ये है कि यहाँ पे ना कंज्यूमर इतने सारे कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, कंज्यूमर्स इतने सारे कि उनको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। फिर एक मसला ये है कि लोग बिल पे नहीं कर रहे तो टाइमली कलेक्ट नहीं कर सकते बिल। फिर एक और आपके पास मसला ये है कि पावर जो है वो चोरी हो जाती है, लाइन्स जो है वो लूज हो जाती हैं। और लास्ट ये है कि सर्कुलर डेट इशू, कि आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है ना वो सर्कुलेट होता चले जा रहा है, आप डेट ट्रैप में फंस चुके हो। सही है। ये कुछ की चैलेंजेस जो पावर सेक्टर फॉलो कर रहा होता है। पावर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। जी, किसी का कोई सवाल है? आई होप सुन रहे होगे, समझ आ रहा होगा। तुमने देखा कि यार पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था MCQ के लिए, इसलिए ज्यादा टाइम लिया था। सही है। आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही होती है इकोनॉमी के, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू, हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू और फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रही होती है। ये जो इंडस्ट्री है ये ट्रेमेंडस चेंजेस की तरफ गुजर रही है कि यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसकी वजह से इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा है। अब जरूरी नहीं कि अच्छे चेंजेस हो, बुरे चेंजेस भी हो सकते हैं। पैराग्राफ 2 की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट में। कि जो हमारा फिस्कल ईयर 2020 2021 था उसमें हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट थी उसका 57% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ से आ रहा था। सही है। एक MCQ ये रहा आपके पास, एक MCQ आपके पास ये रहा। इसके बाद अगला MCQ आपके पास ये है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 1/4 उसकी कंट्रीब्यूशन होती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या, वो प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं, रीमैन्युफैक्चर होते हैं, उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन 25% है, 1/4 है। इसके अलावा जो आपके पास टेक्सटाइल जो आपके पास लेबर फोर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स होता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। सही है। फिर आपके पास आगे लिखा हुआ है कि एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, उसमें 396 मेंबर्स हैं जिसमें से 315 स्पिनिंग यूनिट्स हैं, 44 वीविंग यूनिट्स है और 37 कंपोजिट यूनिट्स हैं। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, सर इसको देख लीजिएगा। सही है।
आपके पास एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल रुपी मार्केट वैल्यू अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक, commonly referred to as market cap. It is calculated by multiplying the total number of companies outstanding share by the current price market of one share. देखो, एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था 1 करोड़ रुपए का, एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था 1 करोड़ रुपए का, सही है। तो यहाँ पे हुआ ये कि अगर आपने लेट सपोज 10 लाख रुपए के शेयर बेच दिए हैं मार्केट में, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास 90 लाख रुपए के जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो आपके पास ऑथोराइज कैपिटल पड़ा हुआ है, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी मार्केट में भी आपने उतारा नहीं, दिस इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि आप मार्केट को मजीद कैपिटलाइज कर सकते हो, कॉन्कर कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए टेक्सटाइल के कुछ इन्होंने फाइनेंसिंग स्कीम्स निकाली, जिसका जिसका पर्पस ये था कि जो इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करें, जिसका मार्कअप रेट परसेंटेज कम हो, सही है। इसमें एक था एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम ERS, और दूसरा था आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी LTFF, सही है। इनके दोनों के काम क्या थे कि यहाँ पे आपसे जो है ना मार्कअप कम चार्ज किया जाएगा। फिर बताया कि रिसेंट सालों में जब आपकी इंडस्ट्री काफी स्टेगनेंट और डल हो गई, स्टेगनेंट का मतलब ठहर गई है, डल का मतलब है स्लो हो गई है, सही है। इसमें कुछ वजूहात है। पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट इतनी ना सब्सिडी देती है अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को कि उनके प्राइस वैसे ही रिड्यूस हो गए, तो वो अपना पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्यों परचेज करेंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि जो टैरिफ है इम्पोर्टेड टेक्सटाइल मटेरियल पे वो बहुत बढ़ गया है, यानी कि जो टैक्स वगैरह है इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे उतना बढ़ गया है, तो हम जो भी रॉ मटेरियल वगैरह मंगा रहे होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो उतना महंगा आता है, तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर जो हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन है काफी स्टेगनेंट है, काफी थकी हुई है, पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, पुरानी मेथडोलॉजीज हैं, अनट्रेंड लेबर है। इसकी वजह से क्या होता है कि डोमेस्टिक कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो हो गई है, स्टेगनेंट हो गई है। लोगों का इंटरेस्ट जो है प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काफी लिमिटेड है, मैन मेड फाइबर आप नहीं बना रहे होते, सही है। आप कॉस्ट एफिशिएंसीज हासिल नहीं कर पाते क्लस्टर डेवलपमेंट के थ्रू, सही। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है और स्किल्ड लेबर वगैरह नहीं है। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई, सारे इंपॉर्टेंट है, सही है। मैं पूरा चैप्टर तो ग्रीन नहीं कर सकता, सारी बातें इंपॉर्टेंट अब तक जो मैंने पढ़ाई है, सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस। वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस में सबसे पहले आपके पास जो अपस्ट्रीमिंग आ रही है ना, वो है रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ये अपस्ट्रीमिंग है, ये आपके पास अपस्ट्रीमिंग। अब जो अपस्ट्रीमिंग शुरू हो रही है, सबसे पहले आप करोगे कॉटन को, जब आपने ग्रो कर लिया, अब आप कॉटन को हासिल भी तो करोगे, तो कॉटन को हासिल करने को कहते हैं कॉटन जाइनिंग, सही है। आप कॉटन को दो तरीके से दो जगह से सोर्स कर सकते हो, लोकली और इंटरनेशनली। लोकली की बात करूं तो आपके पास लोकली में क्या कर सकते हो, आप खुद से बना सकते हो, सॉरी आप कॉटन की बात करें थे हम लोग, तो कॉटन जो है आप क्या कर सकते हो, सिंध और पंजाब के एरियाज में ग्रो कर सकते हो, सही है। अब जहां से ग्रो हो जाता है तो अगला स्टेप ये होता है कि जो कॉटन सीड होता है उसमें से कॉटन हासिल करना होता है, तो जो कॉटन सीड को छील के कॉटन हासिल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉटन जाइनिंग। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉटन जाइनर्स को प्रमोट कर रही होती है, उसका नाम है PCGA, पाकिस्तान कॉटन जाइनर एसोसिएशन। वो क्या करती है, पाकिस्तान कॉटन जाइनर्स एसोसिएशन जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहां पे अपना सेटअप लगा लेती है और वहां पे कॉटन जाइनर्स को प्रमोट कर रही होती है। लेकिन कुछ कॉटन जाइनर्स होते हैं वो PCGA पे भरोसा नहीं करते, वो क्या करते हैं डायरेक्टली कॉटन ब्रोकर से अपनी कॉटन को आगे स्पिनर्स की तरफ भेज रहे होते हैं, सही है। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो हम कॉटन इंपोर्ट भी करते हैं, हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं US और इंडिया से, इसके अलावा कुछ मिडल ईस्ट, यूरोप और एशिया वगैरह से भी हम हासिल कर रहे होते हैं, सही है। अगर मैं बात करूं मैन मेड फाइबर की, तो आपके पास मैन मेड फाइबर में आपके पास पॉलिस्टर है और विस्कोस है। पॉलिस्टर विस्कोस जो अगर मैं बात करूं लोकली, तो इब्राहिम फाइबर्स और ICI पॉलिस्टर्स जो हैं वो आपके पास ये बना रहे होते हैं मैन मेड फाइबर, और आप इनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं जैसे चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया और वगैरह से, ठीक है। यार देखो, मैंने ना बहुत छोटा करके ये आपको सारे पैराग्राफ बता दिए हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो पूछ जरूर लेना, लेकिन इसमें कोई नई चीज नहीं है। फिर अगला स्टेप आता है स्पिनिंग का। स्पिनिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन को, पॉलिस्टर को कन्वर्ट करते हो इनटू यार्न इन अ क्लाइमेट कंट्रोल फैसिलिटी। आप क्लाइमेट कंट्रोल फैसिलिटी में यार्न को या पॉलिस्टर को क्या करते हो, रोटेट कर रहे होते हो, स्पिन कर रहे होते हो, स्पिन करते करते वो धागे की शक्ल में, यार्न की शक्ल में आ जाता है, सही है। प्लानिंग पर्पस की बात करें, अगर प्लानिंग पर्पस की बात करें तो सब यूनिट लेवल स्पिनिंग प्लान, a spin plan is prepared for planning the yarn types to be produced as well as for backward planning। याद है ये MCQ आया था, बैकवर्ड प्लानिंग ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड
फॉर ईच सबसेक्शन ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस इनपुट इज डिटरमाइंड बैकवर्ड फ्रॉम ऑटोकॉन टू मिक्सिंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू द वेस्ट परसेंटेज इन ईच प्रोसेस। ये एमसीक्यू में पूछा गया था। कहीं पे इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड प्लानिंग कर दिया था, कहीं बैकवर्ड प्लानिंग कर दिया था, कहीं इनपुट कर दिया था, कहीं आउटपुट कर दिया। तो जहां पे आंसर था बैकवर्ड और जहां पे आंसर था इनपुट, तो वही आपका क्या था, सही एमसीक्यू था, याद करो, ठीक है। फिर आपके पास एक और चीज लिखी हुई आ रही है, कैपेसिटी ऑफ स्पिनिंग यूनिट इज डिनोमिनेटेड इन नंबर ऑफ स्पिंडल्स इन रिंग सेक्शन अ फ्रंट एंड सब यूनिट इन स्पिनिंग प्रोसेस। तो सर हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो स्पिनिंग कैपेसिटी होती है वो नंबर ऑफ स्पिंडल बढ़ने से आपके पास स्पिनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मॉडल पेपर में भी सवाल था, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी सवाल था। वीविंग से रिलेटेड कितने एमसीक्यूज आए थे आपको पता है कि वीविंग में जो क्या होता है कि आपके पास जो स्पिन करके यान आता है, आप उसको आपस में वीव करते हो, पिरोते हो, नेट करते हो और आप ग्रेश बनाते हो। ग्रेश क्या होता है, अनफिनिश्ड वोवन नेटेड फैब्रिक होता है, सही है। एक कपड़ा होता है जो कि अनफिनिश्ड फॉर्म में होता है, सही। इसका कलर ग्रे और बेज के दरमियान होता है, इसको ग्रेश कहते हैं, सही है। इसमें लिखा था कि वीविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स होती हैं, सही है। आपके पास जो है वर्टिकल धागे होते हैं और आपके पास लेटरल थ्रेड्स होते हैं, आपके पास हॉरिजॉन्टल धागे होते हैं। जो वर्टिकल आपके पास थ्रेड्स होती है उसको हम कहते हैं वॉप, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम कहते हैं वेफ्ट, सही है। ये आपस में इंटरलेस किए जाते हैं ताकि आप क्या करो कि फैब्रिक को मैन्युफैक्चर कर सको। फिर हमने देखा था कि क्वालिटी और टाइप ऑफ फैब्रिक डिटरमाइन किया जाता है मल्टीपल फैक्टर से। यान क्वालिटी क्या होगी, नंबर ऑफ वाप क्या होंगे, नंबर ऑफ वेफ्ट क्या होंगे, फैब्रिक की विड्थ क्या होगी, वीविंग पैटर्न क्या होगा। इस पे भी एमसीक्यू आया था, ऑल ऑफ द अबव आंसर था, सही है। फिर लिखा आपके पास बहुत सारे वीविंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे प्लेन वीव होता है, सैटन वीव होता है, ट्वेल होता है। अब हमें नहीं पता कि इसके बारे में क्या बात है, लेकिन फिर भी पढ़ लिया, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, सही है। लूम प्लान और वीव प्लान जो है प्रिपेयर किया जाता है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग विच जनरली इंक्लूड्स एलोकेशन ऑफ लूम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड टाइप ऑफ वीव्ड फैब्रिक, लूम स्पीड, टारगेट प्रोडक्शन, टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। यहाँ बता रहा है कि आपने वीविंग को प्लान कैसे करना है, आपने लूम्स को सेट करना है, डिजायर टाइप ऑफ वीव्ड फैब्रिक जो है वो डिसाइड करना है, लूम की स्पीड क्या होगी, टारगेट प्रोडक्शन क्या है, डेडलाइंस आपके पास क्या होगी, सही है। फिर बता रहा है कि जो वीविंग यूनिट की कैपेसिटी है वो डिटरमाइन की जाती है कि आपके पास नंबर और टाइप ऑफ लूम्स कितने हैं, सही है। और इसको डिनोमिनेट कैसे किया जाता है, इन स्क्वायर मीटर इक्विवेलेंट टू 50 पिक्स। अब देखो इसका मतलब मुझे भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन इतनी बार पढ़ लिया ना कि एमसीक्यू आएगा तो मैं आंसर इसका तुक्के में सही कर ही लूंगा। तो ऑल यू नीड इज रीडिंग। अब ये जो साइज है ना, मुझे पढ़ते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन इसमें आपने देखा कितने एमसीक्यूज आए थे। एक एमसीक्यू था, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शीट ऑफ यार्न थ्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वापिंग बीम। ये नहीं आया था, ये सवाल था। द यार्न कोन्स आर इंस्टॉल्ड ऑन क्रील्स इन वापिंग सेक्शन विच आर वॉप इन द फॉर्म ऑफ शीट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल यार्न थ्रेड्स। अब कहीं पे लिखा था लैटिट्यूडनल यार्न थ्रेड्स, कहीं पे लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टल यार्न थ्रेड्स, आपने लिखना है लॉन्गिट्यूडनल यार्न थ्रेड्स। तो ये सवाल आया हुआ था आपके पास। इसके बाद आपके पास एक और सवाल आया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉपिंग सच एज डायरेक्ट बीम वॉपिंग, सेक्शनल पैटर्न वॉपिंग। ये भी आपके पास सवाल आया था, ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ लेना है। फिर साइजिंग से रिलेटेड सवाल आया था कि मुझे बताओ कि इंटरनेट सही चल रहा है, मेरे पास मैसेज आया कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जी इंटरनेट सही चल रहा है जी मेरे दोस्तों। वॉइस इशू हो रहा है ना, मुझे लग रहा था। जी अब बताओ, अब बेहतर है, अब बेहतर है, ओके। इंटरनेट का मसला तो मुझे बता देना। साइजिंग क्या होता है कि इस प्रोसेस में आपके पास नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन फैब्रिक क्वालिटी आर टेकन फ्रॉम मल्टीपल वॉपिंग बीम्स टू द वीविंग बीम्स। यहाँ पे साइजिंग में बताया था कि आपने फैब्रिक की क्वालिटी को क्या करना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप साइजिंग में क्या करते हो, केमिकल्स अप्लाई करते हो यान थ्रेड पे टू कवर द यान सरफेस टू विथस्टैंड फ्रिक्शन इन द वीविंग प्रोसेस, ताकि वो फ्रिक्शन को बर्दाश्त कर सके। साइजिंग में आप क्या कर रहे हो, साइजिंग में आप जो आपका धागा है ना, उस पर आप कुछ केमिकल्स अप्लाई कर रहे हो ताकि जो वीविंग प्रोसेस की जो फ्रिक्शन होती है ना उसको बर्दाश्त कर सके। तो साइजिंग क्या बताता है, साइजिंग जो है धागे की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, और धागे से जब वीविंग कर रहे होते हो तो फ्रिक्शन वगैरह को बर्दाश्त कर लेता है, सही है। फिर ड्राइंग से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं आया था, लेकिन ड्राइंग को रीड कर लेना। ये जो वीविंग है इससे रिलेटेड एमसीक्यू आया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूम्स available varying in weaving speed and production efficiency such as
शटल लूम, एयर जेट, शटल लेस लूम और पावर लूम। ये सवाल आपके पास आया हुआ था, सही है। फोल्डिंग से रिलेटेड सवाल आया था कि फोल्डिंग में क्या होता है कि वीव्ड क्लॉथ फ्रॉम लूम शेड इज ब्रॉट इनटू फोल्डिंग सेक्शन फॉर इंस्पेक्शन, मेंडिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ फैब्रिक। ये सवाल आपके पास पूछा गया था, सही है। तो प्लीज इसको जरा रीड कर लीजिएगा, इन सबको आपने रीड करना है, सही है। प्रोसेसिंग में आपके पास कितने एमसीक्यूज आते हैं? सेंशिंग क्या होता है कि जिसमें आप फाइबर की सरफेस को बर्न ऑफ कर देते हो ताकि वो उसके अंदर स्मूथनेस आ जाए, सही है। रुआं वगैरह जो है उससे हटा दिया जाता है। डी साइजिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे आप क्या करते हो, जो साइजिंग मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हो, सही है। फिर आपके पास आ रहा था स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होता है कि केमिकल वॉशिंग के थ्रू आप क्या करते हो, फैब्रिक का जो भी नेचुरल वैक्स होता है, नॉन फाइबरस इंप्योरिटीज होती है, उसको हटा देते हो, सॉइल डर्ट को हटा देते हो। तो यहाँ पे कपड़ा अपने असली येलोइश या येलोइश व्हाइट टोन में आ जाता है। फिर ब्लीचिंग से क्या करते हो, आप उसकी व्हाइटनेस को इंप्रूव करते हो, इसमें भी एमसीक्यूज आए थे। डाइंग से क्या करते हो, आप उस ब्लीच्ड फैब्रिक को कलर कर देते हो, उसमें प्रिंटिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनिशिंग में आपके पास आया था श्रिंकिंग। फिनिशिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हो ताकि उसका लुक बेहतर हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, उसका श्रिंकेज बेहतर हो जाए, उसका हैंड फील बेहतर हो जाए, जिसमें आप क्या करते हो, रेजिंग करते हो, कैलेंडरिंग करते हो और सेंफोराइजिंग कर रहे होते हो, सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बने थे, सही है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया नहीं था, मैंने आपको जब भी पहली बार पढ़ाया था तो मैंने आपको ऊपर वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा दिया था, तो मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे। एक एमसीक्यू आपके पास आया था एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट, कि आपने क्वालिटी कंट्रोल करना है तो आपने जो प्रोसेस लगाना है वो है एक्सेप्टेबल, जो टूल लगाना है वो है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट AQL। और AQL कहता है कि भाई आपकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो तब ही बेहतर होगी कि अगर आपने जो है AQL 4 अप्लाई किया। AQL 4 का मतलब क्या है कि आपका जो कपड़े के अंदर डिफेक्टिवनेस होगी वो 4% से ज्यादा नहीं होगी। 1 से लेके 4% तो चल जाएगा, उससे ज्यादा हुई तो फिर आपने कपड़े को डिस्कार्ड कर देना है, सही है। इसके बाद आ रहा है शिपमेंट। मैंने आपको शिपमेंट के बारे में बताया था। आप क्या कर सकते हो कि आप लोकली सेल कर सकते हो, लोकली सेल कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हो। लोकल सेल में अगर लेट सपोज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लेट सपोज ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज विथ सेलर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स पार्टी। अगर ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है बायर के साथ, दिस इज कॉल्ड एक्स मेल, सही है। सिमिलरली इंटरनेशनल सेल में अगर ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के पास है तो दिस इज कॉल्ड FOB, फ्री ऑन बोर्ड। अगर ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर के पास है तो दिस इज कॉल्ड CIF का मतलब कैरेज, इंश्योरेंस और फ्रेट, सही है। ये जो इंटरनेशनल सेल्स की जो टर्म्स होती हैं ये कहलाती हैं इनको टर्म्स। ये बात याद है? आई होप सारी बातें आपको याद होंगी। कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना, मुझे पता है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना पढ़ चुके हो कि आपको इंशाल्लाह मसले नहीं होंगे, सही है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर इसके कोर ऑपरेशंस हैं, प्लीज मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने रीड करने हैं, तो प्लीज आप लोगों ने रीड करने हैं, सही है। देखो यहाँ पे आपके पास MCQ आए थे कि जो वर्कर से रिलेटेड आपके पास हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के लॉज होते हैं, उसमें आपके पास PPE आ जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ जाता है, फायर फाइटिंग आ जाता है और इमरजेंसी कंडीशंस को रोकने वाली चीजें आ जाती हैं। अगर मैं सब्सटेंस से रिलेटेड बात करूं, केमिकल से रिलेटेड बात करूं, तो कंप्लायंस करना होता है RSL, रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस लिस्ट। ऐसे आपके पास फिर अब सवाल आया था कि कुछ आपको सर्टिफिकेट चाहिए थे, जैसे कि आपको ISO 14001 चाहिए होता है, नॉर्डिक स्वान इको लेबल चाहिए होता है, तो इसमें भी आपके पास सवाल आया था। तो प्लीज जरा इन सबको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। MA कह रहे हैं सर, पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होने की वजह से के बावजूद भी जो इम्पोर्ट करता है। हाँ, जब मैंने आपको पहली बार डिटेल में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो हम लोग कॉटन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बहुत पैथेटिक क्वालिटी की होती है, बहुत फारिक क्वालिटी की होती है, बहुत
बेकार क्वालिटी की होती है। तो जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कहती है कि रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का होगा तो फिनिश प्रोडक्ट लो क्वालिटी का होगा। तो उन्होंने क्या करना पड़ता है, उन्होंने फिर इंटरनेशनली जाना पड़ता है कॉटन को रिसोर्स करने के लिए। तो ये एक वजह है, हमारी लोकल कॉटन को परचेज नहीं करता। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन कर रही है। बाय द वे सही, हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रही है। हम लोग व्हीट और राइस में जो है काफी अच्छा कर रहे हैं, कॉटन में हम काफी जो है पीछे चले गए। जो हम लोगों ने सीजी में पढ़ा था वो काफी पुराना पढ़ा था, अब कॉटन में हमारे हालात बहुत खराब है। सही है। और जो लिटरली बताऊं कि अच्छा बनता भी ना, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये मसले मसाइल है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो बताया कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफी वाइब्रेंट है और फॉरवर्ड लुकिंग है। इंडिपेंडेंस के वक्त पे हमारे पास कोई फार्मा इंडस्ट्री थी ही नहीं। सही है। लेकिन अभी जो इसकी ग्रोथ है काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे एमसीक्यू आया कि तकरीबन 650 कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मार्केट में काम करी, जिसमें से तकरीबन 30 से भी कम एमएनसीज हैं। ये आपके पास एक एमसीक्यू आ गया। फिर लिखा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 1% जीडीपी में पाकिस्तान एनुअली। अगर आपके पास 200 इंडस्ट्रीज हैं, 300 इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें से अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1% कंट्रीब्यूट करे तो दिस इज अ गुड नंबर। कह रहे हैं अभी आपके पास 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 25 जो है वो आपके पास इंटरनेशनल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो सर 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 650 कंपनीज। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी 650 है लेकिन उनके यूनिट्स 759 है, यानी कि कुछ कंपनीज के 2 यूनिट्स होंगे, कुछ के 3 होंगे, तभी आपके पास यूनिट ज्यादा हैं। सही है। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो लोकल डिमांड होती है फिनिश मेडिसिन की, उसको 70% मीट कर लेती है। सही। एक और एमसीक्यू आ गया। फिर एक और एमसीक्यू आपके पास ये है कि हमारी जो ये जो इंडस्ट्री है वो इसकी ग्रोथ इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे हम फॉलो करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं इन अकॉर्डेंस विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गाइडेंस, दोनों इंटरनेशनल और जो आपके लोकल गाइडेंस है उसके हिसाब से। तो उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सही है। इसके बाद आपके पास ये कुछ नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा ये देख लीजिएगा। बता रहे हैं कि अभी आपके पास जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है जो आपको सिर्फ मिलती लाइसेंस फार्मेसी में है, आपके पास ऐसी 9,000 दवाइयां हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, और जो मिलती सिर्फ रजिस्टर्ड या लाइसेंस फार्मेसीज में वो 9,000 है। वरना आपके पास कोई लाखों दवाइयां हैं जो कि ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी, मल्टी वाइटामिन, पेन, कोल्ड और फ्लू रिलीफ वगैरह। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लाइसेंस जो फार्मेसी होती है उसकी जरूरत नहीं होती है। फिर एक इदारा है ड्रैप, जो कि क्या कर रहा होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे नेपरा जो है वो पावर सेक्टर को करता है, ड्रैप जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कर रहा होता है। फिर यहाँ पे एक और चीज देखिए, एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो प्राइस सेट की हुई है उससे कम में बेचा जा सकता है, उससे ज्यादा में बेचा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। फिर एक और चीज लिखी है कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो आउट ऑफ पॉकेट मार्केट है, यानी कि लोग क्या करते हैं अपनी दवाइयों के लिए अपनी जेब से पैसे देते हैं, उनको गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हाँ, कुछ गवर्नमेंट के लो कॉस्ट जो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं। सही है। इंश्योरेंस की बात करें तो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस खुद ही करवा रहे हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा जो है फायदा नहीं मिल रहा होता। सही है। ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेलियंट फीचर्स की बात करें तो इसके कुछ सेलियंट फीचर्स है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रीज से अलग कर रही होती है। आ जाते हैं फिर आते हैं सेल्स इंसेंटिव। ये आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है कमीशन बेस्ड इंडस्ट्री है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको गिवन उनको फिक्स सैलरी दी जाती है, उनको कुछ वेरिएबल इंसेंटिव्स पे किए जाते हैं। वो डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, साइंटिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, डिजीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रीटमेंट की एफिकेसी देते हैं, क्लिनिकल स्टडीज के बारे में बताते हैं। सही है। इन लोगों को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट दिया जाता है कि तुम जितने कॉल्स करोगे उतना तुम्हें कमीशन वगैरह मिलेगा। सही है। यहाँ पे पढ़ा तुमने कुछ और रियलिटी में कुछ और होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको फिक्स सैलरी मिलती है और उनको वेरिएबल इंसेंटिव मिलता है। वो डॉक्टर्स को कॉल करते हैं साइंटिफिक प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन देने के लिए नहीं, डिजीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, ट्रीटमेंट की एफिकेसी बताने के लिए नहीं, क्लिनिकल स्टडी करने के लिए नहीं, बल्कि क्या बताने के लिए कि भाई तुम हमारी दवाई बेचोगे तो तुम्हें इतना कमीशन देंगे। सही। रियलिटी में ये होता है। लिखा है यहाँ पे ये है, तुमने जो लिखा हुआ है वो फॉलो करना है। तो अगेन याद रखना, एमसीक्यू आता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स को कॉल करते हैं क्या करने के लिए, नंबर 1 साइंटिफिक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, दूसरा डिजीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, तीसरा ट्रीटमेंट की एफिकेसी उसकी उसकी इफेक्टिवनेस बताने के लिए, और क्लिनिकल स्टडीज का रिजल्ट बताने के लिए। सही है। फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो ड्रैप को, ये आपके पास एमसीक्यू आया था, ड्रैप को कुछ पेमेंट्स जा रही होती हैं, जैसे कि आप सेंट्रल रिसर्च फंड के नाम से आप क्या करते हो, 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हो एनुअली, ताकि आप जो है ना रिसर्च वगैरह कर सको।
फिर आपने कोई नई दवाई किसी कंपनी ने नई दवाई जो है रजिस्टर करवानी हो तो उसकी फीस पे करनी पड़ती है। अगर उसने उसी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना हो तो उसकी फीस पे करनी पड़ती है। अगर आपने दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी भी फीस आप ड्राफ्ट में पे करोगे। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। फिर पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह दिखाए थे और डिटेल में बताया था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आपके पास डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, लेक्चरर्स भी आ जाते हैं, स्पीकर्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, जैसे कि आपके पास क्या होता है, लोकल स्पीकर प्रोग्राम होता है, राउंड टेबल डिस्कशन हो रही होती है, सही सिम्पोजिया होता है, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, डिफरेंट लेटेस्ट रिसर्च पे बात कर रहे होते हैं, एरिया ऑफ मेडिसिन के बारे में, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी पेमेंट जा रही है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, उनका पर्पस ये होना चाहिए कि वो लोग क्या करें, एथिकल मार्केट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ना कि सीधा सीधे दवाइयों को बेचना शुरू कर दे। रियलिटी आप सबको पता है, मुझे भी पता है। फिर यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें सेल्स, इनवॉइसिंग, डिलीवरी और रिसर्च वगैरह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अपनी दवाइयां सेल करती हैं एडवांस पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर को। उसकी क्या वजह है उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एक एमसीक्यू आया था कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है ये एचसीपीस को कौन कम्युनिकेट करता है, ये कम्युनिकेट करता है मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट। जबकि पास एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट है ना, ये बताता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एचसीपीस को, बताता है कि लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च क्या हुई, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या थी, नई मेडिसिन क्या आई है, मेडिसिन के बेनिफिट्स क्या हैं, कोई साइड इफेक्ट वगैरह है या नहीं है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर अंडरटेकिंग टू डेवलप मेडिकल रिसर्च एविडेंस टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ न्यू मेडिसिन इन ट्रीटिंग डिजीजेस। Clinical trials are research studies that test how well new medical approaches work on people. Each study answers specific scientific question and tries to find better ways for prevention, screening, diagnosis, or treatment of diseases. Clinical trial may also compare new treatment to the one that is already available in the market. अब देखो बिल्कुल जेनरिक बातें लिखी है, क्लिनिकल ट्रायल में जो जो चीजें हो सकती है बताता है। क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किए जाते हैं ताकि आपको नए मेडिकल रिसर्च के एविडेंसेस मिले, आप नई मेडिसिन की एफिकेसी को समझ सको, दवाई जो डिजीज को ट्रीट करने के लिए। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो मेडिकल अप्रोचेस जो है काम करती हैं लोगों के ऊपर। फिर ये बताया जाता है, सवालों के जवाब दिए जाते हैं कि कौन कौन सी चीजों को प्रिवेंट करना है, स्क्रीन करना है, डायग्नोस करना है और ट्रीट करना है। ये सारी चीजें बताई जा रही होती हैं, सही है। तो क्लिनिकल ट्रायल में तो किसी को बात ही नहीं। फिर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ चैलेंजेस है। पहली अपॉर्चुनिटी के मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, तो अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगाओगे आपको फायदा हो जाएगा। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। मैकेंसी ने कहा कि अभी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन तक पहुंच सकती है। अभी वो $200 मिलियन है, तो उसका मतलब है कि $800 मिलियन बढ़ सकती है। इसको कंपेयर करें इंडिया की फार्मा बिजनेस से, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना इंडिया की, उसकी एक्सपोर्ट है $20 बिलियन। सही है। बांग्लादेश और इंडिया की जो ना पाकिस्तान से 10 टाइम्स ज्यादा है। बांग्लादेश की शायद 2 बिलियन होगी, इंडिया की 20 बिलियन है, हमारी $200 मिलियन है। सही है। तो पांचों उंगलियां खोल के अपने आप को लानत देने का दिल कर रहा है। जी सर, एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों नहीं है? कि हमारा एफडीए नहीं है, फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता तो हमारी जो एक्सपोर्ट वगैरह में ज्यादा मसले मसाइल नहीं होते। सही है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम दवाइयां ले रहे हैं, वो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। चैलेंजेस क्या है? हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि लोकली आप ज्यादातर जो अपस्ट्रीमिंग होती है, जो रॉ मटेरियल को सोर्स कर रहे होते हो, वो आप इंपोर्ट कर रहे होते हो। तो इंपोर्ट की वजह से उसकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हो। सही है। फिर आपके जो न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन में डिले वगैरह आ रहे होते हैं। सही है। और लास्ट आप जो है ना एपीआई को सोर्स करना पड़ता है बाहर से। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना इंडिया से मंगा रहे होते हैं, और इंडिया से 60% हमारी इंपोर्ट है माशाल्लाह से। फिर आ जाते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि आप मिनरल ऑयल को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो, और आप जो है वो नेचुरल गैसेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। सही है। इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये आपके पास शुरू में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस लिक्विडिफाइड फॉर्म में होते हैं, फिर बाद में आप इनको रिफाइन करते हो तो गैसेस जो है आपके पास गैसेस फॉर्म में आ जाती हैं, और क्रूड ऑयल आपके पास अलग अलग फॉर्म में आ जाता है। इसकी अपस्ट्रीमिंग को कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे जमीन में से, माइन में से आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस को हासिल कर रहे हो, तो मिडिल स्ट्रीमिंग में आप रिफाइन करते हो।
तो जो आपके पास क्रूड ऑयल होता है वो चले जाता है ऑयल रिफाइनरीज में, सही है। जो आपके पास फर्टिलाइजर प्लांट्स में चले जाता है, और नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल गैस प्योरिफिकेशन प्लांट्स में चली जाती है। ये मिड स्ट्रीमिंग का पार्ट होता है। मिड स्ट्रीमिंग में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का कुछ पार्ट भी आ जाता है। ऑयल रिफाइनरीज क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके मोटर स्प्रेड डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें बना लेती है। फर्टिलाइजर प्लांट क्या करता है, नेचुरल गैस को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपके पास नेचुरल गैस प्योरीफायर है वो नेचुरल गैस को CNG, LNG वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में ये सारी चीजों को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। मेजर पिलर्स आपके पास मौजूद है, ये सर काइंडली देख लीजिएगा। ये आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू चेन मौजूद है। जरा इसको एक थोड़ा कुछ देर इसको जरा स्टडी करें, मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा सांस ले लूं, फिर उसके बाद मैं इसके अपस्ट्रीमिंग और डाउनस्ट्रीमिंग पे बात करता हूँ। इन द मीन वाइल कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। अपस्ट्रीमिंग देखें, अगर आप ब्लू देखेंगे तो ब्लू गैसेस के लिए है, और जो रेड है वो आपके पास ऑयल के लिए है। अगर बात करूँ तो आप जो है ना अपस्ट्रीमिंग कर सकते हो दो जगह से। आप गैस को इंपोर्ट भी कर सकते हो, और गैस को आप क्या कर सकते हो, आप लोकली प्रोड्यूस भी कर सकते हो। लोकल प्रोड्यूस को कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। देखो ENP लिखा हुआ है। कुछ कंपनीज है OGDCL, PPL, MPCL, POL एंड अदर्स, ऊपर नाम लिखे हुए, इनके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, ये माइंस को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वहां पे से नेचुरल गैसेस को, और सीधा भेज देते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जैसे SSGCL, SNGPL। और आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो गैसेस को, कंपनीज को देते हैं, जैसे PSL, PSO और PPL। और वो क्या करते PLL, और वो क्या करते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, एंड कंज्यूमर्स को या पावर जनरेशन कंपनीज को गैस सप्लाई कर देती है। अब देखो एंड कंज्यूमर में आपके पास हाउस होल्ड है, कमर्शियल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स है, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो सर्कल पूरा हो रहा है। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो ऑयल या नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है किसको, पावर जनरेटिंग कंपनीज, जैसे कि जेनकोज हो गए, KESE हो गया, IPP हो गया। तो जेनकोज जनरेटिंग कंपनीज होती है, के इलेक्ट्रिक हो गया, इंडिपेंडेंस पावर प्रोड्यूसर्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो पावर सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के बाद जाके लगता है, सही है। फिर अगर मैं बात करूं ऑयल की, तो ऑयल को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, सही है, और आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उसको एक्सप्लोर करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो वो रिफाइनरीज के पास जाएगा, रिफाइन होकर ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाएगा, सही है। आप क्या कर सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल को इंपोर्ट करोगे, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। अनरिफाइंड करोगे तो वो रिफाइनरी से जाएगा, रिफाइनरी से होते हुए ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर उसको एंड कंज्यूमर्स को या पावर जनरेटिंग कंपनीज को भेज देंगे। आई होप ये बात समझ आ गई हो। फिर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूँ तो पेट्रोलियम का अप स्ट्रीमिंग, मिड स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग। अप स्ट्रीमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो पाकिस्तान की जो पोर्ट फैसिलिटीज है कराची में वो दो हैं। एक आपके पास है बिन कासिम, कासिम पोर्ट, और दूसरा आपके पास है कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट पे कुछ ऑयल आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, वाइट ऑयल, लो सल्फर फरनास ऑयल आता है, ये कराची पोर्ट पर आता है। जबकि LPG, हाई सल्फर फरनास ऑयल जो है ये आता है पोर्ट कासिम के फौजी ऑयल टर्मिनल पे, सही है। ये जो फैसिलिटीज होती है पोर्ट की, वो कनेक्टेड होती है टैंकेज और स्टोरेज फैसिलिटीज से, रिफाइनरीज की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। यानी कि यहाँ पे जो टैंकर्स वगैरह होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इन कंपनीज के, और यहाँ से ऑयल निकाल के वो अपने अपनी फैसिलिटीज में ले जाते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अप स्ट्रीमिंग में ऑयल को लोकली प्रोड्यूस भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इस E&P में क्या करते हो कि आप पहले ऑयल को हासिल करते हो, फिर उसके बाद आप रिफाइनरीज को देते हो, रिफाइनरीज को रिफाइन करते हो, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेच देते हैं। मिड स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास चीजें आ जाती हैं रिफाइनरी से होते हुए, रिफाइन होकर, फिर वो क्या करती हैं कि उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। और फिर डाउन स्ट्रीमिंग में आपके पास 7 रिफाइनरीज और 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो कि वो लोगों को लोकली सेल कर देते हैं। फिर गैस सप्लाई की बात करें तो गैस सप्लाई सिंपल है। गैस सप्लाई रिलेटिवली सिंपल के यहाँ पे आके गैस को आपने लोकली एक्सप्लोर किया, प्रोड्यूस किया, और फिर सीधा सीधा क्या किया, दो आपके पास मेन यूटिलिटीज हैं, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, उनको दे देते हो।
अगर आप लेट्स सपोज उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट से वो पोर्ट कासिम पर आता है, पोर्ट कासिम से उसको रीगैसिफाइड किया जाता है, रीगैसिफाइड करने के बाद आप उनको क्या करते हो, टू यूटिलिटीज को दे देते हो, SSGCL SNGPL। सही है। इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं लैंड एक्विजिशन का, कि अगर लेट्स सपोज किसी ने जमीन परचेज करके रखी है और उसमें से कोई मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो क्या होते हैं वो मिनरल्स गवर्नमेंट को फॉरफीट करने होंगे, देने होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि या तो उससे पीस ऑफ लैंड को कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लेगी और वो पीस ऑफ लैंड परचेज कर लेगी, और यहाँ से इन्होंने क्या करना है कि जमीन से चीजें हासिल करना शुरू कर देना है। प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इन केस एनी आइटम इज इम्पोर्टेड टेम्परेरीली, जो भी आपके पास आइटम आता है टेम्परेरीली, कोई भी इक्विपमेंट कोई भी टूल आता है ड्रिलिंग वगैरह के लिए, तो कस्टम अथॉरिटी वगैरह से क्लियरेंस तभी होगी जब गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी। हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस पर भी एक MCQ आया था मॉडल पेपर में कि बीइंग अ हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री डीलिंग विद इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर E&P कंपनी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी वो रानीगंज वाली मूवी की, कि यहाँ पे जो ना लोगों को जो किट दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल दी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग का मसला होता है, टेम्परेचर का मसला होता है, हार्ट बीट का मसला होता है। सही है। आप जो ब्रेन के इश्यूज होते हैं। सही है। इसका फाइनेंस अकाउंटिंग जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ है, सोशल वेलफेयर, कि जहाँ पे आप दूर दराज जाके काम कर रहे हो तो एक दिन का तो काम नहीं होता, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी, क्लिनिक, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह बनाने हैं। यहाँ पे आपने जो है ड्रिंकिंग वाटर और क्लीनिंग के लिए वाटर प्रोवाइड करना है। सेकेंडरी स्कूल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने हैं। आपने क्या करना है, स्मॉल हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनानी है और वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाने हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 10। मेरे अच्छों ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ये चैप्टर मैं 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, बट वी डिड इट एनीवे। हमने इसको रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 10 रिकॉल हो गया होगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ गया होगा। हमने चैप्टर नंबर 4 रिवाइज किया, 5 रिवाइज किया, 9 रिवाइज किया, 10 रिवाइज किया, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ लिया है। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10 के 10 चैप्टर के, मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। नाउ आई विश एंड होप कि आप लोग बेहतरीन परफॉर्म करोगे। कल जिसका पेपर है उसको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। आपने इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करना है, अपने पर भरोसा रखिएगा, परेशान मत होइएगा। मुसलमान परेशान नहीं होता है। सही है। आप इंशाल्लाह सुकून से जाके पेपर दोगे, पास कर लोगे। सही है। सेकेंडली, अगर किसी का परसों पेपर है तो मैं कल भी एक रिविजन क्लास रख सकता हूँ। मुझे बता दे कौन सा चैप्टर आपने रिवाइज करना है। कल आखिरी क्लास होगी, अगर होगी तो कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है जल्दी से बता दें। अगर कल हम ऐसे ही 1 घंटे में बैठ के कोई चैप्टर रिवाइज करें तो 5, 9, 10 हो चुका है। चैप्टर बता दो कौन सा रिवाइज करना चाहोगे। जी, कल कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहोगे, कल 1 घंटे की क्लास रखें तो। मैं वेट कर रहा हूँ, बता दो। कह रहे हैं सर काइंडली इस पॉइंट को दोबारा बता दीजिएगा कि ओनली इलेक्ट्रिसिटी वाटर और हाइड्रो पावर से ही प्रोड्यूस करना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ दीज कोई रिसोर्सेज को भी यूज। मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला कि जो वापडा है, जो वापडा है उसको कहा गया कि आपने अब से सिर्फ पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। वापडा को ऐसा कहा गया। पहले वापडा क्या क्या करता था, कराची और उसके एडजेसेंट एरियाज को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, और वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होता था कोल को यूज करके, पेट्रोल को यूज करके, गैसेस को यूज करके, बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हुए, और हाइडल पावर को यूज करते हुए। लेकिन जब देखा कि इकोनॉमी में इनएफिशिएंसीज आ रही, इकोनॉमी में इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, सेक्टर में इनएफिशिएंसीज आ रही है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो बापडा को अनबंडल कर दिया गया। बापडा के जो जो बापडा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया करता था, वो जनरेटिंग कंपनीज को वो काम दे दिया। जो बापडा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करता था वो एनटीटीसीज को काम दे दिया गया, और जो बापडा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता था वो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को काम दे दिया गया। तो बापडा क्या करता है, बापडा को कहा गया कि तुम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे हाइड्रो पावर को यूज करते हुए। तो मैंने एमए ये बात की थी, समझ आई। देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम मेरे पॉइंट्स को ना मिसअंडरस्टूड कर सकते हो, कि बट दिस इज रिवीजन क्लास। अगर तुमने जेन्युइनली चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है और तुम्हारी नवंबर अटेम्प्ट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि इंशाल्लाह जो प्रॉपर क्लासेस होगी ना वो अटेंड कर लेना। इफ इट्स योर नवंबर अटेम्प्ट, तो आई वुड से बुक रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देन बात समझ आ गई, कोई मसला है इसमें।
चलो एमए, मुझे बस बता दो तुम्हारी अटेम्प्ट कौन सी, नवंबर अटेम्प्ट है या फिर आगे की अटेम्प्ट है? जनवरी है ना, तो बहुत टाइम है, टेंशन ही नहीं है। मैं चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा, सही है। बट मुझे अच्छा पता है क्या लगा, तुमने आज आगे वर्कशॉप ले ली। देखो जब तुम चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे, जब असल टाइम पे मेरे साथ पढ़ोगे, तो सोचो तुम्हें 70% ये चैप्टर ऑलरेडी पता होगा। तो सोचो उस वक्त पढ़ने में तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा, तुम्हें कितनी सारी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। तो आई लाइक दिस प्रोएक्टिव अप्रोच कि तुम पहले ही वो चीजें पढ़ के जा रहे हो जो मुझे आगे डिटेल में पढ़ानी है, सही है। तो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। बाकी कल किसी का अगर पेपर नहीं है तो कल के लिए कौन सी क्लास रखूं, मुझे बता दो। मैविश, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट कि अगर आप लोग जनवरी बैच के और आप लोग पहले से प्रोएक्टिवली आगे पढ़ रहे हो ना, तो यार हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आई होप तुम्हारी तरह सब लोग भी ये सीखें, जाके बताओ उन लोगों के भाई क्लासेस लिया करो। जुल्किफिल, वेरी गुड, जबरदस्त। तो कल किसी का पेपर नहीं है, तो अगर कल मैं रिवीजन क्लास रखूं तो किसकी रखूं, मुझे बता दो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इसकी। सर 15 को अटेम्प्ट है, 14 को कर लें। मसला सारा ये है कि हर बंदे का पेपर तो नहीं होगा ना 14 को। अगर सबका पेपर 14 को है, 15 को है, तो 14 को कर लूंगा। 13 को BWCS यानी कि, तो BWCS की भी क्लास रखूंगा कल मैं। कल जैसे ही आज BWCS क्लास है ना, कल भी BWCS क्लास होगी 1 घंटे की। 1 घंटे PRC 5, 1 घंटे PRC 1। कल चैप्टर नंबर 7 पढ़ा दूं, सब एग्री करते हैं मास से? कल चैप्टर नंबर 7 रिवाइज करा दूं? चले, कल चैप्टर नंबर 7 कर लेते हैं PRC 5 का। और कल जो है ना, मैं आप लोगों को जो इंग्लिश में BWCS में, क्योंकि अब तो हमने सारी चीजें कर ली है, एक प्रेसी करा दूंगा, एक लेटर करा दूंगा, एक मेमो करा दूंगा, एक शॉर्ट रिपोर्ट करा दूंगा, एक ऐसे करा दूंगा, सही है। कल की क्लास में एक ऐसे, एक लेटर, एक मेमो, एक प्रेसी और एक शॉर्ट रिपोर्ट, सही हो गया। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। तकरीबन मैं उसको जो है ना 9:30 तक या 9:35 तक शुरू करता हूँ, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट रिपोर्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।